आज हम लोग समझेंगे आंत के प्रकार। जो आंत के प्रकार होते हैं दो होते हैं, एक छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। कितने प्रकार के आंत होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ी आंत और एक होती है छोटी आंत। आज हम लोग समझेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6 से 7 मीटर होती है। और छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, सेंटीमीटर में चौड़ाई होती है, लंबाई मीटर में होती है। ठीक है। छोटी आंत जो होता है अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार के रूप में दिखाई देता है, यानी उसका आकार जो बोलेंगे तो उसका आकार के किस आकार का होता है? अंग्रेजी के यू आकार का होता है। छोटी आंत में हम लोग जानते हैं कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। किस तरह पाचन होता है? पूर्ण पाचक, यानी पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो छोटी आंत के 3 गो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है डेडुनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। और इलियम में सबसे ज्यादा भोजन के कण का अवशोषित किया जाता है। जो अवशोषित होता है वो सबसे ज्यादा रक्त को प्रॉफिट होता है, यानी सबसे ज्यादा रक्त में मिल पाता है। तो चलिए कुछ बातें हम समझते हैं। छोटी आंत के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक होता है ग्रहणी, ग्रहणी को पकवासे भी बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं डेडुनम। और डेडुनम की लंबाई जो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और एक होता है इलियम, इलियम को हम लोग क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं। और इलियम की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। और इलियम जो होता है, यानी छोटी आंत का मुख्य भाग जो होता है ग्रहणी होता है। छोटी आंत के मुख्य भाग कौन होता है? ग्रहणी। लेकिन छोटी आंत का जो दूसरा भाग होता है इलियम, जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा भोजन के जो भी अवशेष होते हैं उसमें से अवशोषित पदार्थ, यानी जो भी पदार्थ अवशोषित होते हैं उसको सबसे ज्यादा रक्त को फायदा होता है, यानी रक्त में सबसे ज्यादा अवशोषण मिलता है, तो रक्त में अधिकतम मात्रा में मिलती है। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर अंगुलियों की समान रचना पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आंत्र या रसांकुल कहते हैं। एनसीईआरटी में रसांगुल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक और भाग होता है जिसको हम लोग जेजुनम बोलते हैं, जिसको मध्यांत्र बोलते हैं। और इसकी लंबाई जो होती है 2.5 मीटर होती है। ये हमारे छोटी आंत है। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको भी मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। देखिए, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्वेश्चन पूछता है कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत। आहार नाल के सबसे लंबा भाग छोटी आंत। आंसर में बच्चे बहुत ही करते हैं कि बड़ी आंत होती है, लेकिन नहीं, आप लगाओगे ऐसे, एग्जामिनर लगाएगा ऐसे। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा भाग होता है। ग्रहणी तथा अमाशय के मोड़ के मध्य एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो अग्नाशय को कहते हैं, जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। क्या होता है? पैनक्रियाज। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे छोटी आंत के बारे में। अब हम लोग समझेंगे बड़ी आंत के बारे में। उससे पहले कुछ मैं पॉइंट्स नोट किया हूँ, जैसे शाकाहारी कौन कौन होते हैं? तो शाकाहारी जंतु हिरण, बकरी और गाय होती है, भैंस भी होती है। और मांसाहारी जंतु शेर, बाघ, चीता, ये सब क्या है? मांसाहारी है। सर्वाहारी कौन कौन होते हैं? तो सर्वाहारी में मनुष्य, कुत्ता भी आ जाता है। और स्वपोषी कौन होते हैं? तो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, जो कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग उसको समझते हैं कि जो मांसाहारी जंतु होते हैं, मांसाहारी जंतु वह भोजन को कितने आसानी से पचा लेते हैं, जबकि मांसाहारी जंतु मांस के साथ साथ हड्डियों को भी खाते हैं। क्या खाते हैं? मांस के साथ साथ हड्डियों को भी खाते हैं और हड्डी को आसानी से पचा लेते हैं। उनके शरीर में होता क्या है कि सबसे पहले भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है और भोजन में लार एंजाइम जो होती है, लार में टाइलिन, एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं वो सारे मिक्स्ड होते हैं और वहां से पाचन शुरू होता है। अमाशय में पचता है। अमाशय एक HCl नाम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो पावर होती है, यानी उसका pH मान होता है, वह बहुत अम्लीय होता है, यानी 1.0 से कम होता है। किसमें? मांसाहारी जंतु में, जो कि भोजन को आसानी से, हड्डी हो, मांस हो, कुछ भी हो, उसको आसानी से पचा देता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर HCl स्रावित हो रहा है, शरीर के अंदर भोजन नहीं है, तो हमारे जो पेट में लेयर बनती है, परत बनती है,
उसको भी नष्ट कर देता है, उसको भी जला देता है। ठीक है, तो उसमें HCl जो होती है उसको काफी मदद मिलती है, उसको भोजन को आसानी से पचाने में, यानी हड्डी और मांस को पचा देता है। शाकाहारी जंतु होते हैं या मनुष्य जो होते हैं सर्वाहारी, उसमें कुछ HCl की जो pH वैल्यू होती है कुछ ज्यादा होती है, यानी 1.4 होती है, जिससे क्या होता है कि मनुष्य मांस वगैरह के साथ हड्डी नहीं खा सकता है। अगर हड्डी खाएगा तो फिर उसका शरीर पचा नहीं पाएगी, क्योंकि HCl की उतनी पावर है नहीं, ताकत है नहीं, तो पचा नहीं पाएगी। तो मनुष्य में हड्डियों का पाचन नहीं हो पाता है, यानी वो 1.4 pH वैल्यू है, जिसको मांस वगैरह को पचा सकती है, कुछ टाइमली लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को यहाँ पूर्ण रूप से पाचन हो पाता है, और भोजन का मुख्य रूप से पाचन किस में होता है? छोटी आंत में। लेकिन एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि शाकाहारी जंतु जो होते हैं, शाकाहारी जंतु में आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है, यानी आहार नाल की लंबाई जो होती है लंबी होती है, और मांसाहारी जंतु में आहार नाल की लंबाई शाकाहारी की तुलना में छोटी होती है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे समझते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम लोग बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तब तक आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताइएगा। चलिए आगे चलते, अब हम लोग समझेंगे बड़ी आंत के बारे में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन्स। बड़ी आंत जो होती है छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है। क्या होती है? देखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, यहीं पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है। मैंने पीछे जस्ट आप लोगों को बताया था कि बड़ी आंत जो होती है वह छोटी आंत के तुलना में छोटी होती है, लेकिन चौड़ाई में ज्यादा होती है, मतलब अधिक चौड़ी होती है। समझिए, बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है, यानी बड़ी आंत जो है वह क्या है? छोटी आंत से छोटी है और चौड़ी होती है। ये क्या होती है? चौड़ाई में थोड़ा सा ज्यादा होती है। लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन, जिसको हम लोग कोलन भी बोलते हैं, और एक होता है मलाशय, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम। तो ये कोलन और मलाशय, छोटी आंत बड़ी आंत के जो जोड़ होती है उस पे एक नली पाई जाती है, और उस नली को हम लोग क्या कहते हैं? सिकम कहते हैं। और सिकम नामक नली जो होती है वो बंद होती है, बंद सिरा होता है, उसका सिरा क्या होता है? बंद होता है। और वही सिरा क्या कहलाता है? तो वही सिरा क्या कहलाता है? तो अपेंडिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अपेंडिक्स। यानी जो सिकम के शीर्ष पर अंगुली जैसी रचना होती है और जिसका सिरा बंद रहता है, यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। और यही अपेंडिक्स हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। अपेंडिक्स का क्या होता है? कोई काम नहीं है। तो इसलिए इस अपेंडिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? अवशेषी अंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। और छोटी आंत बड़ी आंत की जोड़ों पर एक नली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकम। अब समझिएगा, जो कोलोन होती है, यानी कोलन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो कोलन होती है ये 3 भाग होती है। कोलन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक ऊपरीगामी कोलन बोल सकते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं अधोगामी कोलन, और एक को बोलते हैं अनुप्रस्थ कोलन। ठीक है, तो जो अधोगामी कोलन होते हैं, वो अधोगामी कोलन ये मलाशय में खुलता है। कहाँ खुलता है? मलाशय में। और अंत में जाकर के ये मल द्वार को शरीर से क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। यानी कोलन जो होता है मलाशय में खुलता है, और अंत में ये मल द्वार को शरीर से क्या कर देता है? बाहर निष्कासित कर देता है। इलियम एवं कोलन के जोड़ पर एक वाल्व पाया जाता है। इलियम और कोलन के जोड़ पर एक क्या पाया जाता है? वाल्व पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। जो क्या करता है? इलियोसिकल वाल्व जो होता है वो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से क्या कर देता है? रोक देता है। पुनः भोजन जो है वो छोटी आंत में नहीं जा पाती है। इस तरह हमारा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में हो गया, और बड़ी आंत के माध्यम से क्या होता है? शरीर से जो अपशिष्ट बनता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। छोटी आंत में जो रसांकुल अंगुली के समान रचना होती है उसका एरिया बड़ा होता है, जिससे क्या होता है?
एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, यानी अवशोषक बढ़ जाता है, जिससे वह आसानी से पचा हुआ भोजन के कण को आसानी से अवशोषित करके किसमें मिला देती है, ब्लड में मिला देती है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। और हम लोग के शरीर का जो अपशिष्ट होता है वो बड़ी आंत में कोलन के माध्यम से, यानी बाद में एनस में जा करके वो मल द्वार के माध्यम से क्या हो जाता है, एनस यानी गुदा द्वार भी बोलते हैं, मल द्वार भी बोलते हैं, उससे बाहर निकल जाता है। और शरीर में जो अपशिष्ट होता है उसको निरंतर हमेशा हमेशा बाहर निकालने का काम ये कौन करता है, मल द्वार करता है, जो बड़ी आंत की भाग है। और बड़ी आंत में जो छोटी आंत के कुछ अवशिष्ट रह जाते हैं जो नहीं पच पाता है, वो पूर्ण रूप से बड़ी आंत में पचता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण वगैरह भी होता रहता है। तो चलिए ये हम लोग समझे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अलग से कुछ और टॉपिक के बारे में समझाऊंगा।